ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 जिसका नाम है मिडीवल वर्ल्ड में। तो मिडीवल वर्ल्ड हमारा सेकेंड चैप्टर है एसएसटी का, और यहाँ लिखा है वी हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द डिफरेंट सिविलाइजेशंस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. We have wondered what happened to these civilizations when the ancient period came to an end. Did civilizations also came to an end, or were the ancient civilizations succeeded by equally significant ones during the medieval period? Let us look for answers to such queries here. In this lesson, we shall read about the transformation of European society after the downfall of the Roman Empire. We shall also see how the birth of a new religion called Islam led to the founding of a vast empire that originated in West Asia and spread out over a large part of the world. We shall also take a look at India's medieval past to see what happened after the decline of Harsha's rule. तो हमको इस चैप्टर में ये डिसाइड करना है, एक्चुअली डिसाइड क्या करना है इस बारे में हम जानेंगे, और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट वर्ल्ड जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या आया. उसके बाद मॉडर्न पीरियड आया, ऑफ कोर्स, जिस टाइम पे हम रह रहे हैं कि एक तो बहुत ही पुरातन काल था ना, एकदम पुराने ज़माने की बात है. उसके बाद अभी नया ज़माना आया है, और इस नए ज़माने में और क्या होता है, तो नए ज़माने में बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं. बट इनके बीच में कोई तो पीरियड रहा होगा जो एंशिएंट वर्ल्ड और मॉडर्न पीरियड के बीच में आया होगा, तो उसकी बात हो रही है, और वो है हमारा मिडीवल पीरियड. बट क्या इसका मिडीवल पीरियड में ऐसा हुआ है कि जो पहले सभ्यताएं थी वो अभी भी यहाँ इस टाइम पे भी जो मिडीवल पीरियड है वहाँ पे भी उतनी अच्छी सभ्यताएं आई होंगी क्या, जैसे कि एंशिएंट वर्ल्ड में आई थी, या फिर वो वैसी ही रही, मतलब वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं. तो हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम यूरोप में जानेंगे कि जो रोमन एम्पायर है वो जब पूरी तरह से ढल गया तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल था. उसके अलावा है कि इस्लाम जो कि इस टाइम पे बहुत प्रॉस्पर हुआ, बहुत फैला, बहुत उसको ख्याति मिली, तो वो इस टाइम पे कैसे वो वेस्ट एशिया से बढ़ा और वहाँ से जन्मित होकर वो कैसे अलग अलग जगह तक पहुँचा. और उसके बाद स्पेसिफिकली इंडिया में जो हर्ष का रूल चल रहा था, उसके बाद किस तरीके से उनका रूल जब ख़त्म होने पे आया तो इंडिया में के मिडिवल पास्ट में क्या हो रहा था, तो इस बारे में हम जानेंगे. तो 2.1 है हमारा यूरोप इन मिडीवल टाइम्स. तो पहले हम यूरोप के बारे में जान लेंगे, क्योंकि यूरोप एक ऐसा पर्टिकुलर नेशन है जिसने सब पे ही राज किया है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हर एक देश पे, और इसीलिए हमारे लिए पहले यूरोप के बारे में पढ़ लेना थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा. The medieval period is also called the Middle Ages. As the name suggests, it refers to the period which succeeded the ancient period and came before the modern period. But was it only a middle age caught in between the two great ages with no significance of its own? Not really. Since the medieval period constitutes an important stage in the evolution of human society that needs to be studied for its own interest, what is more, the achievements and glories of the medieval period were also important steps towards the modern period. तो medieval period में को क्या बोला जाता है, मिडिल एजेस भी बोला जाता है. और जैसे कि ये नाम बताता है कि आप मतलब ये इसीलिए आता है मिडिल एजेस, यानी कि बीच वाला समय. तो ये क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है. बट क्या इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि ये मतलब बीच में आता है तो इसीलिए इसको बीच वाला समय बोल दो, जो पहले आता है तो उसको उसमें तो सब इतना क्लासिकल है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पे सबके ओरिजिन हुआ था, और मॉडर्न पीरियड में इतना सब हाईटेक है टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों में, तो क्या मिडिल एजेस का मतलब इन दोनों के बीच में आता है तो इसको मिडिल एज बोल दो, ऐसा तो है नहीं. तो इसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसमें ह्यूमन सोसाइटी में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ, इसके बारे में हम जान पाएंगे. You may find it interesting to know that the term Middle Ages was coined by Europeans in the 17th century because they saw it as a long and dark period of interruption between the classical period of ancient Greek and Roman civilizations and their own modern age. तो स्पेसिफिकली जो ये यूरोपियंस है ना, इनके टाइम में जितना आर्ट कल्चर और जितना प्रॉस्पेरिटी है, सिविलाइजेशन है, ये आइदर तो एक तो क्लासिकल पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक और रोमन के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से था, या फिर मॉडर्न टाइम में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किए. तो यूरोपियंस ने सोचा कि ये जो बीच का समय ना बहुत ही एक काला है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ खास हुआ नहीं है और बहुत ही लंबा समय है, तो इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने इस जो मिडिल टाइम को था इसको मिडिल एजेस करके नाम दे दिया. However, the medieval period was not necessarily a dark period or an interruption.
पर ज़रूरी नहीं कि ये जो समय था ये एक तरीके से बुरा समय था, काला समय था और ये एक इंटरप्शन की तरह था. For the Islamic world, it was a period when a civilization flowered and reached the height of its glory. तो इस जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पे ये जो सभ्यता है उसने मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया, बहुत ज़्यादा फल फूलित हुआ और उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरी मिली है. कह सकते हैं कि वो उसने हर जगह एकदम चीर फाड़ कर दिया और उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ग्रैंड्योर मिला, ग्रेटनेस मिली और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फैला इस्लाम. उसके बाद आ जाता है कि इंडिया में क्या होता है. इन इंडिया द मिडिवल पीरियड वाज एन एज ऑफ सिंथेसिस. एज ऑफ सिंथेसिस यानी कि ये समय था प्रोसेस करने का, सोचने समझने का, कि जो पहले से इतना सब कुछ होता आ रहा है और जो नया दुनिया आने वाला है उसके बीच में एक सेटलमेंट का. It was a fusion of old and new political, economic and social systems. Out of this fusion emerged a unique cultural pattern of coexistence and acceptance that became the hallmark of the medieval period in India. तो अब बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो उसका एक दाल मखनी तो बनेगा. तो दाल मखनी की जगह यहाँ पे मतलब वो उनका एक फ्यूजन बना कि सोचो जैसे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस जो होती है कि एक कुर्ता पहन लिया उसके साथ मतलब आपने उसको एज अ ड्रेस पहन लिया, उसके साथ कुछ कोल्हापुरी चप्पल पहन लिया और उसके साथ कुछ ऐसे उस पर बेल्ट लगा के एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर लिया. तो वो कैसे फ्यूजन लुक है. उसी तरीके से यहाँ पे भी फ्यूजन आर्ट या फिर फ्यूजन सिविलाइजेशन बना कि जब पुरानी चीज़ें भी हो रही हैं, नई चीज़ें भी हो रही है, सबको ऐड किया जा रहा है. किन किन चीज़ों में हो गया, जैसे कि पॉलिटिकली हो गया यानी कि राजनैतिक तरीक़ों से, उसके बाद इकोनॉमिक हो गया पैसे और लेन देन के तरीक़ों से, सोशल सिस्टम यानी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में किस तरीके से लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, उस तरीके से. तो हर एक चीज़ का एक फ्यूजन जो है इस टाइम पे बन रहा था मिडिवल टाइम में इंडिया में. और फिर क्या होता है कि आउट ऑफ दिस फ्यूजन इमर्ज्ड अ यूनिक कल्चरल पैटर्न ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस दैट बिकेम द हॉलमार्क ऑफ द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया. तो इससे क्या होता है ना कि इससे एक तरीके से सबके लिए समानता का भाव, सबके लिए एक्सेप्टेंस का भाव बन के तैयार हुआ जो कि मिडिवल पीरियड का हॉलमार्क बन गया. मतलब ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था मिडिवल पीरियड के लिए. इवन इन यूरोप the picture does not appear as gloomy as it is sometimes thought. In the early part of the medieval period, the level of material and cultural accomplishment was no doubt somewhat low. However, during the later part of the Europeans greatly improved their standard of living. तो क्या होता है कि जैसे कि यूरोप का बात अगर करें कि ये तो बोल दिया कि इस्लाम में बहुत फ़ायदा हो रहा था, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम का ही ग्रोथ हुआ. उससे अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक तरीके का एक्सेप्टेंस और को एग्जिस्टेंस हो रहा था. लेकिन अगर यूरोप की भी बात करें तो इतना भी बुरा कोई समय था नहीं. ये मतलब उनके लिए भी अच्छा ही था क्योंकि भले स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं हुआ. स्टार्टिंग का जो वो जैसे कहता है कि रन अगर लिया भी है तो वो इतना स्पीड से नहीं हुआ, लेकिन आखिर तक पहुँचने तक वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर कर गया था. वहाँ पर लोगों के रहन सहन का तरीका बहुत ही ज़्यादा एलीट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया था. They also developed new institutions of learning and new modes of thought reached very high standards in literature and art. लिटरेचर और आर्ट में उन लोगों की बहुत बढ़ोतरी हुई. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नए थॉट को और नए तरीके के लर्निंग को मौका दिया अपने यूरोप में हर जगह फैलने के लिए. In fact, the new ideas that emerged during this time not only transformed Europe but also had a deep impact on the rest of the world in the times to come. तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये सब चल रहा था तो यूरोप में ही नहीं, यूरोप के बाहर भी उनका इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट रहा, उनका इतना ज़्यादा उनसे लोगों को फ़र्क पड़ने लगा जिसने सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल के रख दिया. लेट अस देन फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मिडिवल एजेस. तो अब ये हमने एक तरीके से बहुत ही छोटे तरीके से एक समराइज्ड वे में हर चीज़ के बारे में पढ़ लिया. अब इसको हम थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे. तो अब हम स्पेसिफिकली यूरोपियन में आ जाते हैं. तो उसमें क्या होता है 2.1.1 डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर. सबसे पहले रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, तब क्या चल रहा था. वी हैव रेड इन प्रीवियस लेसन्स अबाउट द स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में रोमन्स के बारे में पढ़ा, उनका सिविलाइजेशन कितना ग्रेट था उस बारे में पढ़ा. तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जानी. वी ऑल्सो रेड हाउ द रोमन एम्पायर हैड कम टू बी
divided into western and eastern territories. The western province had their capital in Rome, while the eastern provinces had their capital in Constantinople. The Roman Emperor Constantine had set up the new capital of the eastern territories in the ancient Greek city ऑफ बाइजेंटाइन इन 330 AD. तो क्या हुआ है ना कि रोमन सिविलाइजेशन जब बढ़ रहा था और स्ट्रेंथ मिल रहा था, तो रोमन एम्पायर का क्या हुआ कि वेस्टर्न और ईस्टर्न टेरिटरीज में बांटा गया उसको. तो जो ईस्टर्न टेरिटरी थी उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो वेस्टर्न टेरिटरी थी उसका कैपिटल था रोम. तो जो रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न प्रोविंस था जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल उसका नाम रखा गया, वो क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे एक जो एम्परर थे, रोमन एम्परर यानी रोमन राजा थे, उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, और उन्होंने इस सिटी को बहुत अच्छे तरीके से बनाने में, जो सिटी ऑफ बाइजेंटाइन था उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने में हेल्प की थी, उसको अच्छी तरीके से सेटअप किया था, और इसीलिए वो 330 AD में इस जगह का नाम को कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया, इस जगह का नाम कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर. इट केम टू बी नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर हिज नेम, जिसके बारे में हमने जाना. द रोमन एम्पायर कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द ईस्ट फॉर ऑलमोस्ट 1000 years आफ्टर इट हैड कोलैप्स्ड इन द वेस्ट. तो वेस्ट में जहाँ पे रोम कैपिटल था वहाँ तो ये कोलैप्स कर गया था, लेकिन ये जो ईस्टर्न पार्ट था जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल था, वहाँ पे ये बहुत 1000 साल ज़्यादा भी रह पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी तक स्ट्रेंथ था रोमन एम्पायर का. इट वॉज नोन एज द ईस्टर्न रोमन और द बाइजेंटाइन एम्पायर. तो इसको या तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोला गया या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर बोला गया. This eastern civilization of Greek-speaking people reached very high standards of economic and cultural life at a time when Western Europe was in a relatively backward condition. तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी की लाइफ एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रही है, कि ऐसे क्या बोलते हैं, सोचो 2 तरीके के बच्चे, एक बच्चे का फैमिली में कुछ सोचो पेरेंट्स की नहीं बनती, डाइवोर्स वाइवोर्स हो रहा है, और वो कितना दुखी सा है, और उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसके बाकी सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा. लेकिन अगर देखा जाए कि दूसरा एक मस्त रिच इंसान है और आराम से पैसे वैसे उसको लेने, पॉकेट मनी आराम से मिलती है, तो वो आराम से जाके घूमेगा फिरेगा, पार्टी करेगा, जो करना है करेगा. पढ़ाई भी उसके, अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा तो पढ़ाई भी उसकी एकदम मस्त चल रही होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ऑफकोर्स सी बात है वो फ्लरिश करने के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कह सकते हैं कि रिसोर्सेस मिल पाएंगे. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ. ईस्टर्न सोच लो कि एक धनी बच्चा है और वेस्टर्न सोच लो कि एक गरीब बच्चा है. तो इस वजह से ईस्टर्न जिस तरीके से, क्योंकि उनका बहुत ही स्टेबिलिटी से चल रहा था स्टेट, तो इसीलिए वो लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रोथ कर पाए. और क्योंकि यहाँ पे वो जो उनका पूरा युद्ध और लड़ाई और अराजकता सब कुछ फैला हुआ था वेस्टर्न पार्ट में, तो इसीलिए वो इतना अच्छे से नहीं रह पा रहे थे और उनका बैकवर्ड कंडीशन रहा. The Roman Empire in the West came to an end following attacks by various Germanic tribes like the Goths, Vandals, Visigoths, and Franks. After overthrowing the Roman Emperor in the West in 476 AD, these invaders established two separate successor states. तो क्या हुआ है, जैसे अगर एक इंसान है जो पुलिस वालों के साथ जा रहा है एक सुनसान रास्ते में, और दूसरा इंसान है जो अकेले जा रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है जो अकेला इंसान है उसी पे ही लोग डाका डालने की कोशिश करेंगे. तो क्योंकि अभी ईस्टर्न एम्पायर में सब कुछ एकदम सेटल्ड था, सब उसका ध्यान रखने के लिए लोग थे, सिक्योरिटी थी, ये सब कुछ था, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी. क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतने अकेले हो गए थे, इतने उलझ गए थे अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, सब अलग अलग हो गए थे. तो यहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स भी आके अटैक करे थे, और उनमें से उनके नाम क्या है, गॉथ्स, वंडल्स, विसिगॉथ्स और फ्रैंक्स. और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही हमेशा प्रॉब्लम्स रहती थी. और स्पेसिफिकली जो वेस्ट में 476 AD में रोमन एम्परर को ओवरथ्रो कर दिया गया, और फिर ये जो इन्वेडर्स होते थे वो अपने अपने छोटे छोटे स्टेट्स बना गए अपने लिए, और वो छोटे छोटे जगहों के वो राजा बन गए. Did all this political upheaval result in a complete change? Did the political and economic systems built by the Roman disappear? Well, the Germanic rulers did not completely replace the earlier systems with their own. In fact, Roman and Germanic societies came into close contact and merged with each other. तो क्या हुआ कि क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से सब कुछ ही चेंज हो गया, या फिर ऐसा हुआ होगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो भी रोमन्स ने बनाए थे वो पूरी तरीके से
ख़राब हो गए या जो भी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्मनिक रूलर्स जब आए तो भले ही वो रूलर्स हैं बट वो कितना ही बदल सकते हैं एक देश को, वो कितना ही चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पूरी सिस्टम को, और उनको भी कितना प्रॉब्लम हुआ होगा कि अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑलरेडी बैठा हुआ है, लोग उसको मान रहे हैं, तो वो उसको कितना ही चेंज करेंगे। तो इसीलिए ना उन्होंने इतना ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की, ना मतलब रोमन्स को भी चेंज करना, मतलब एक जो चीज़ आपकी आदत हुई हो उसको भी चेंज करना इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं। तो वो एक तरीके से यहाँ भी वो लोग को एग्जिस्ट करने लगे, और इसीलिए दोनों का अफेक्ट पड़ के एक सोसाइटी दोनों से मर्ज होके बना। As a result of this and the prevailing political and economic conditions, a new type of society was born in Europe with institutions and systems that were quite different from either Roman or Germanic ones. तो इसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि ये जो अफेक्ट पड़ा तो सब अब एक साथ मिल गए, सब में से कुछ अच्छी बातें ली गई, इसमें से कुछ अच्छी बातें ली गई और दूसरे से में कुछ अच्छी बातें ली गई, और रोमन और जर्मन्स को मिला के एक अपना ही कुछ अलग सा इंडिपेंडेंट सा बन गया, जो कि इनसे काफ़ी डिफरेंट था। और वो पर्टिकुलरली यूरोप के नए सोसाइटी का कह सकते हैं एक ट्रेडमार्क था, उसका स्टार्टिंग था, और जिससे कि वो जो अर्लियर रोमन और जर्मनिक इंस्टीट्यूशन और सिस्टम से उनसे काफ़ी अलग था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस न्यू सोसाइटी वॉज फ्यूडलिज्म। तो इससे सबसे ज़्यादा एक मतलब मेन चीज़ जो इसमें से सिस्टम जो निकल के आया वो था फ्यूडलिज्म, और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। लेट अस सी हाउ द सिस्टम इवॉल्व्ड एंड व्हाट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वे। तो इसने क्या किया कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से इसने बदल के रख दिया, जिस तरीके से एक के नीचे एक होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम ने कैसे क्या किया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ये किस तरीके का था, इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा।